हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेशंस के बारे में, यानी कि जो ईरान से पीपल आए थे और मैसिडोनियन से जो लोग अपने इंडिया के अंदर आए थे और उन्होंने अपने इंडिया के अंदर कौन कौन से जो स्टेट्स थे उन पर आक्रमण किया और इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स है उन्होंने अपने अंडर ले लिए थे। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करने वाले हैं अपन ईरानियन इन्वेंशन के बारे में। इन द हाफ ऑफ द 6th century BC, principalities such as Kamboj, Gandhar and Madras fought one another and the area did not have any powerful kingdom। अब जैसे जो 6ठी शताब्दी थी उसके आधा जो शताब्दी खत्म हो गई थी, उसके बाद में जितनी भी रियासत थी जैसे कि काम्बोज, गंधार और मद्रास, तो ये जो रियासत थी ये एक दूसरे के साथ वॉर लड़ने लग गई, युद्ध लड़ने लग गई। उसी वजह से जो अपने इंडिया के अंदर महाजनपद के जो स्टेट्स थे 16 स्टेट्स, उनकी पावर कम हो गई थी इन किंगडम्स की। द एरिया वॉज आल्सो वेल्दी एंड कुड बी इजीली एंटर थ्रू द पासेस इन द हिंदू कुश। अब जो एरिया था इन जगह का, जैसे कि मद्रास हो गया, काम्बोज या गांधार, इस साइड का जो एरिया था वो बहुत धनी माना जाता था, बहुत ज्यादा वेल्दी माना जाता था। उसी वजह से जो ईरान के लोग थे या जो भी फॉरेनर्स थे उनकी नजर इन स्टेट्स के ऊपर थी और जो ये स्टेट्स थे उनमें आसानी से आया जा सकता था। कहाँ से? हिंदू कुश एक पास है, जिस जगह एक जगह है उस जगह से आराम से इन स्टेट्स में एंट्री ली जा सकती थी। उसी वजह से जो ईरान के जो इन्वेंशन हुए, आक्रमण हुए, आसानी से इन स्टेट्स पर हो गए थे। द अकेमेनियन रूलर्स ऑफ ईरान एक्सपेंडेड देयर एम्पायर एट सेम टाइम एज मगधन प्रिंसेस ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब जो अकेमेनियन रूलर थे ईरान के जितने भी फेमस रूलर थे, जैसे कि अकेमेनियन रूलर थे, उन्होंने क्या करा, अपने इंडिया के अंदर इसी टाइम पर मगध एम्पायर के अंदर जितने भी जो रूल कर रहा था मगध एम्पायर को, उसको हराया और उसके बाद अपने इंडिया में नॉर्थ और वेस्ट जो एरिया है उसमें अपना एम्पायर जो है एक्सपेंड कर दिया ईरान ने। द ईरानियन रूलर्स डेरियस penetrated into northwest India in 516 BC and annexed पंजाब वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध। अब जो ईरानियन रूलर है जिसका नाम क्या है, डेरियस, उसने अपने इंडिया के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उस जगह से अपने इंडिया के अंदर पेनिट्रेट किया, यानी कि इंडिया के अंदर प्रवेश किया। और कब करा था? 516 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है तब करा था। और साथ ही डेरियस ने अपने इंडिया के अंदर पंजाब और इंडस वैली का जो वेस्टर्न एरिया है और सिंध, इस साइड के एरिया को अपने अंडर ले लिया था, एनेक्स कर लिया था। दिस एरिया कंसिस्टेड द 12th प्रोविंस और सैट्रैपी ऑफ ईरान, द टोटल नंबर ऑफ सैट्रैपीज इन द ईरानियन एम्पायर बीइंग 28। अब जो ये एरियाज थे जैसे कि पंजाब हो गया या फिर इंडस वैली का जो वेस्टर्न एरिया है वो हो गया, या फिर जो सिंध रिवर है उस साइड की जितने भी एरिया को डेरियस ने या फिर जो भी ईरानियन रूलर आए थे उन्होंने एनेक्स कर लिया था। तो इनके एरिया करीब 12 प्रोविंस के अंदर एक्सपेंड हो गया था, मतलब 12 जो प्रोविंस है, 12 स्टेट्स है, उनके अंडर में ले लिए थे ईरान ने। और जो भी इनका रूल माना जाता था, क्या माना जाता था? नानाशाही कहा जाता था इनके रूल को। और जितने भी टोटल प्रोविंसेस इनके हाथ में आ गए थे वो कितने थे? टोटल 28 प्रोविंस अपने अंडर में ले लिए थे ईरानियन रूलर्स ने। इट पेड अ ट्रिब्यूट ऑफ 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड विच अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ईरान फ्रॉम इस एशियन प्रोविंसेस। अब ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रिब्यूट दिया था ईरान वालों को सम्मान के रूप में ट्रिब्यूट दिया था, और इसमें टोटल 360 टैलेंट्स गोल्ड की बताई जाती है। मतलब गोल्ड की जो सोने की प्रतिभा बनी हुई थी, सोने की जो भी मूर्तियां बनी हुई थी वो दी गई थी टोटल 360।
और ये क्या माना जाता था, एक तरह से रेवेन्यू माना जाता था एशियन प्रोविंसेस से। मतलब कि जो ईरान के पीपल थे, ईरान के रूलर्स थे, एशियन प्रोविंस से रेवेन्यू लेते थे। और रेवेन्यू किस फॉर्म में लेते थे, गोल्ड की जो मूर्तियां होती है उस फॉर्म में लेते थे। और टोटल 360 जो मूर्तियां थी, गोल्ड की प्रतिभा थी, वो ईरान ने कलेक्ट करी थी रेवेन्यू के फॉर्म में। Xerxes, the successor of Darius, employed Indians in the long war against the Greeks। अब जो ईरान और ग्रीक्स के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें अपने इंडिया के अंदर जो पीपल थे उनकी सेना बनाई थी किसने, जेरसेक्स ने बनाई थी। और ये कौन है, डेरियस के बाद में ईरान का जो रूलर था, डेरियस के बाद में ये था। और इन्होंने क्या करा था, अपने इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको युद्ध लड़ने के लिए हायर करा था, उनको नौकरी पे रखा था, ताकि ग्रीक जो देश है, ग्रीक से जो भी युद्ध हो रहा था उसमें सफलता आसानी से हासिल कर पाए। अब है रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट। अपने इंडिया के अंदर जो ईरान है वो किस तरह फैला और इसके बारे में इसमें है। और जो भी अपने इंडिया के अंदर इंस्क्रिप्शंस लिखी गई है उसमें ईरानियन रूलर्स के बारे में क्या क्या लिखा है वो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। द इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। अब जो इंडिया और ईरान के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट था वो कब तक चला था, करीब 200 साल तक चला था। इट गेव एन इम्पेटस टू इंडो ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स। अब जो यही बात है, मतलब 200 साल तक अपने इंडिया के अंदर ईरान और इंडो, जो इंडिया है, इंडियंस हैं, साथ में उन्होंने ट्रेड करा था। और यही एक बताई जाती है इंडो और ईरानियन ट्रेड और कॉमर्स की प्रेरणा के रूप में बताया जाता है। मतलब 200 साल तक उन्होंने अपने इंडिया के अंदर ट्रेड करा था, व्यापार करा था, और साथ में अपने इंडिया से सस्ते में माल लेकर बाहर दूसरे देश में महंगाई में बेचते थे। द इरानी स्क्राइब्स ब्रॉट इनटू इंडिया अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विच केम टू बी नोन एज द खरोश्री स्क्रिप्ट। अब जो ईरानियन जितने भी स्क्राइब्स थी वो अपने इंडिया के अंदर लाई गई थी। यानी कि जो ईरानियन आइडियल्स थे वो अपने इंडिया के अंदर लाए गए थे, किस फॉर्म में, राइटिंग के फॉर्म में। मतलब जो भी स्क्राइब्स लिखी गई थी ईरानियन के अंदर, जो भी टेक्स्ट लिखे गए थे वो अपने इंडिया के अंदर लाए गए थे। और ये सब अपन को कहां से पता चलता है, खरोश्री स्क्रिप्ट से पता चलता है। Ashoka's inscription in northwest India were written in the 3rd century BC, which continued to be used in country till 3rd century AD। अब जो भी अशोका की इंस्क्रिप्शंस लिखी गई है उसके अंदर यह पता चलता है कि जो नॉर्थ और वेस्टर्न एरिया है अपने इंडिया का, उसमें ईरान ने बहुत ज्यादा अपने अंडर ले लिया था, एक्सटेंड कर लिया था। ऐसा अशोकन इंस्क्रिप्शंस के अंदर बताया गया है। और ईरानियन जो इन्वेशन हुआ था उसके बारे में भी अशोकन इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है। और ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थी स्टार्ट कब हुई थी लिखना, 3rd सेंचुरी BC, यानी कि 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है तब स्टार्ट हुई थी। और ये कब तक कंटिन्यू हुई थी, 3rd सेंचुरी AD। मतलब कि 3rd सेंचुरी AD जो एमिनो डोमेना है, जो लॉर्ड क्राइस्ट है, उनके बाद का जो एरा है 3rd सेंचुरी, तब तक ये चला था। अशोकन इंस्क्रिप्शंस का टेक्स्ट जो है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस है, उसमें इस एरा तक का डिटेल दे रखा है। इस एरा तक के जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं वो सब दे रखे हैं, 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक। Iranian coins were also found in the north-west frontier regions, but it is wrong to think that the Panchmar coins came into use India as a result of contact with Iran। अब जो ईरानियन कॉइन्स थे वो कहाँ पाए गए थे, जो नॉर्थ और वेस्ट फ्रंटियर है अपने इंडिया का, जो भी नॉर्थर्न या जो वेस्टर्न एरिया है अपने इंडिया का, उस जगह जितने भी ईरानियन कॉइन्स थे, ईरान के रूलर्स द्वारा यूज किए जाते थे, वो पाए गए थे। लेकिन अपन ये कह नहीं सकते कि जो पंचमार्क कॉइन्स पाए गए थे वो ईरान से लाए गए थे,
क्योंकि इसके अंदर इंडिया और जो ईरान का कॉन्टेक्ट था वो साथ में था, और इंडिया के अंदर भी कई सारे कॉइन्स मैन्युफैक्चर हुए थे, बना दिए गए थे। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ अशोका टाइम स्पेशली द वेल शेप्ड कैपिटल्स और समथिंग टू द इरानियन मॉडल्स। अब जितने भी मॉन्यूमेंट्स बताए जाते हैं अशोका के टाइम के, चाहे से उसके अंदर कितने भी फोर्ट्स हो या टेम्पल्स हो, जो भी बताए जाते हैं वो कैसे बताए जाते हैं, वेल शेप कैपिटल्स बताए जाते हैं। मतलब कि उनकी जो भी बनाए गए थे मॉन्यूमेंट्स वो बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड थे, और इसके अंदर जो भी बनाए गए थे अशोका के टाइम पे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, टेम्पल्स बनाए गए थे या जितने भी फोर्ट्स बनाए गए थे, वो सब किसके मॉडल थे, ईरानियन मॉडल से। मतलब ईरान के जितने भी डिजाइन्स थी उस हिसाब से अपने इंडिया के अंदर अशोका के टाइम पर मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे। द इरानियन टर्म डीपी द अशोकन स्क्राइब यूज द टर्म लिपि। अब जो ईरानियन यूज करते थे अपने टेक्स्ट लिखने के लिए, वो क्या टर्म यूज करते थे, डीपी यूज करते थे। इसी तरह इसको देखते हुए अशोका जो इंस्क्रिप्शन लिखी गई है या अशोकान के जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं उसका नाम क्या रख दिया गया, लिपि। अब जो यूज करते थे व्याकरण में, ईरानियन ग्रामर में डीपी यूज करते थे, उसी को बदलकर अशोका इंस्क्रिप्शन के अंदर उसको लिपि नाम दे दिया गया। द इरानियंस द ग्रीक्स केम टू नो अबाउट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया which wheated their greed and eventually led to Alexander's invention of India। अब जो ईरानियन और जो ग्रीक्स के बीच में वॉर हुआ था उसके अंदर अपने इंडिया की वेल्थ को देखते हुए, मतलब जो ग्रीक्स के लोग हैं उनकी भी नजर अपने इंडिया के ऊपर थी। उसी वजह से ईरान के बाद में अलेक्जेंडर का इन्वेंशन हो गया अपने इंडिया में, यानी कि अलेक्जेंडर ने अपने इंडिया के अंदर कदम रख दिया था, आक्रमण कर दिया था। और अपने इंडिया की जो वेल्थ थी इसके अंदर खूब सोना पाया जाता था, एक यही कारण था अपने इंडिया के अंदर इनका आना, ईरानियंस और ग्रीक्स का। तो जब ईरानियंस का मतलब उनके ऊपर आक्रमण हुआ, उन पर युद्ध किया गया उनके साथ, ग्रीक्स वालों के साथ, उस वजह से ईरानियन की पावर कम हो गई, और उसके बाद में जो ग्रीक्स का इन्वेंशन हो गया या फिर जो अलेक्जेंडर है उनका इन्वेंशन हो गया अपने इंडिया में, उनका आक्रमण हो गया अपने इंडिया के अंदर। सो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा है ईरानियन इन्वेंशन, जो ईरान के आक्रमण हुए थे, या और जो कॉन्टेक्ट अपने इंडिया का और ईरान के बीच में, उसके बारे में आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर के इन्वेंशन के बारे में, यानी कि जो अलेक्जेंडर है उसने अपने इंडिया में कैसे आक्रमण किया और किस साइड से वो अपने इंडिया के अंदर आया था, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।